एवरीवन। सर लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था IAS 23 का ऑब्जेक्टिव और IAS 23 बोरिंग को दो कैटेगरीज में बाइफरकेट करता है। वन इज कॉल्ड स्पेसिफिक बोरिंग एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड जनरल बोरिंग। आज की इस वीडियो में हम स्पेसिफिक बोरिंग के हवाले से डिस्कशन करेंगे और स्पेसिफिक बोरिंग में बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन किस तरह से होगी, इस बात को हम डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। सर सबसे पहले स्पेसिफिक बोरिंग कहते किसको हैं? स्पेसिफिक बोरिंग का मतलब है कि एक ऐसी बोरिंग, एक ऐसा लोन जो कि सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग एसेट के लिए किया गया हो। एक ऐसी बोरिंग, एक ऐसा लोन जो कि आपने सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग एसेट की कंस्ट्रक्शन या मैन्युफैक्चरिंग को फाइनेंस करने के लिए लिया है। सर इस बोरिंग को हम स्पेसिफिक बोरिंग का नाम दे रहे होंगे। देखिए ऐसा पॉसिबल है ना कि मैं बैंक के पास जाऊं, बैंक से कहूं कि मुझे 10 लाख रुपए का लोन चाहिए, मुझे एक ऑफिस बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन करवानी है। अगर मैं 10 लाख रुपए का लोन ले रहा हूं सिर्फ बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए, तो ये स्पेसिफिक बोरिंग है। इसी तरह से ऐसा हो सकता है कि मैं बैंक के पास जाऊं, बैंक से कहूं मुझे 25 लाख रुपए का लोन चाहिए, मुझे अपने बिजनेस में एक्सपेंसेस करना है। अब 25 लाख रुपए का मैंने बैंक से लोन लिया, उसमें मैं कंस्ट्रक्शन भी करवा रहा हूं, रेंट की पेमेंट भी कर रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट भी कर रहा हूं, अपने स्टाफ को सैलरी भी पे कर रहा हूं। तो अगर मैं लोन से मल्टीपल चीज़ें या मल्टीपल पर्पसेस अचीव कर रहा हूं तो ये स्पेसिफिक बोरिंग नहीं है, ये चीज़ कहलाई जाएगी जनरल बोरिंग, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज स्पेसिफिक बोरिंग? सर वो बोरिंग जो कि स्पेसिफिकली क्वालिफाइंग एसेट की कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन को फाइनेंस करने के लिए की गई है। सर स्पेसिफिक बोरिंग को हम इस बोरिंग को हम स्पेसिफिक बोरिंग कह रहे होंगे। अब स्पेसिफिक बोरिंग के केस में आपने बोरिंग कॉस्ट इस तरह से कैपिटलाइज करनी है कि स्पेसिफिक बोरिंग पे जो भी बोरिंग कॉस्ट आएगी, स्पेसिफिक बोरिंग पे जो भी बोरिंग कॉस्ट आएगी वो आपके एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगी। सर स्पेसिफिक बोरिंग पे क्या क्या बोरिंग कॉस्ट आ सकती है? देखिए सबसे मेजर तो आपके पास इंटरेस्ट, मार्कअप, प्रॉफिट ऑन डेट आ रहा होगा कि जो भी आपने स्पेसिफिक लोन लिया, स्पेसिफिक बोरिंग की, उस पर आपने कोई ना कोई इंटरेस्ट, मार्कअप, प्रॉफिट ऑन डेट पे करना है, तो ये बोरिंग कॉस्ट है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने स्पेसिफिक बोरिंग लेने के लिए बैंक को कोई प्रोसेसिंग फ़ी, कोई डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, कोई फाइलिंग फ़ी, कोई बैंक चार्जेस वगैरह दिए हों। अगर स्पेसिफिक बोरिंग को हासिल करने के लिए आपने बैंक को कोई बैंक चार्जेस, डॉक्यूमेंटेशन फ़ी, प्रोसेसिंग फ़ी, फाइलिंग फ़ी वगैरह दी है, तो ये सारी चीज़ें भी हमारे लिए स्पेसिफिक बोरिंग की बोरिंग कॉस्ट कहलाई जा रही होगी। तो पहले तो मैंने क्या बात डिस्कस की कि स्पेसिफिक बोरिंग के बैक पे जितनी भी बोरिंग कॉस्ट है आप इसे एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज करोगे। लेकिन फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर स्पेसिफिक बोरिंग का कुछ फंड्स फॉर द टाइम बीन अनयूज्ड है, फॉर द टाइम बीन अनयूटिलाइज्ड है, तो एक इंटेलेक्चुअल बिजनेसमैन, एक प्रूडेंट बंदा कभी भी फंड्स को ज़ाया नहीं होने देगा। अगर स्पेसिफिक बोरिंग से आपने कोई फंड लिया और वो फॉर द टाइम बीन अनयूज्ड है, यानी खर्चा करना है लेकिन अभी खर्चा नहीं करना, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 15 दिन बाद खर्चा करना है, तो आप उस फंड्स को कभी भी अनयूज या अनयूटिलाइज नहीं रहने दोगे, आप उसे भी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दोगे। इन फंड्स को हम नाम देते हैं सरप्लस फंड का। सरप्लस फंड क्या है कि आपने स्पेसिफिक बोरिंग की क्वालिफाइंग एसेट को बनाने के लिए, लेकिन कुछ फंड फॉर द टाइम बीन आपके पास अनयूज्ड है, अनयूटिलाइज्ड है, अभी खर्चा करेंगे लेकिन फ्यूचर में करेंगे, तो हम इन सरप्लस फंड को, हम इस अनयूटिलाइज्ड फंड को भी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देंगे। इस सरप्लस फंड की इन्वेस्टमेंट से जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट इनकम, जो हमारे पास इंटरेस्ट इनकम आएगी, उससे हम अपनी स्पेसिफिक बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज से रिड्यूस या डिडक्ट कर रहे होंगे। मैं एक सिंपल से एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, आपने साल के पहले दिन एक बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की और बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में टोटल खर्चा आएगा 10 लाख रुपए का। आपने साल के पहले दिन 10 लाख रुपए का बैंक से लोन लिया और आपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी, लेकिन आपको कॉन्ट्रैक्टर को डे 1 पे 10 लाख रुपए नहीं पे करने। फॉर एग्जांपल, कॉन्ट्रैक्टर को हमने 5 लाख रुपए 6 महीने के बाद और बाकी के 5 लाख रुपए 1 साल के बाद पे करना है। तो इसका मतलब है कि अगर मैंने डे 1 पे 10 लाख रुपए का लोन लिया तो शुरू के 6 महीने मेरे पास 10 लाख रुपए की कोई यूटिलिटी, कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। 6 महीने बाद मैं 5 लाख पे कर दूंगा, फिर मेरे पास 5 लाख रह जाएंगे और बाकी के 5 लाख मुझे 1 साल के बाद पे करना है। तो जितना अरसा मेरे पास फंड अनयूटिलाइज रहेगा, अनयूज्ड होगा, दैट इज कॉल्ड सरप्लस फंड, मैं उसे ज़ाया नहीं होने दूंगा, मैं उसे भी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दूंगा। कोई सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट कर दिया, कोई TDR में इन्वेस्ट कर दिया या किसी और इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर दिया। तो इस सरप्लस फंड को इन्वेस्ट करके जो भी हमारे पास इंटरेस्ट इनकम या इन्वेस्टमेंट इनकम आएगी, इससे हम अपनी बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज से रिड्यूस या डिडक्ट कर रहे होंगे। अब जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि ये कंप्यूटेशनल स्टैंडर्ड है जहां पे आप कैलकुलेशन वगैरह सीखोगे, तो स्पेसिफिक बोरिंग के हवाले से कॉन्सेप्ट ऑफ बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन किस तरह से होगी ये तो हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया, लेकिन इसको प्रैक्टिकली, न्यूमेरिकली अप्लाई किस तरह से करना है, इंशाल्लाह ये चीज़ें हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में देख रहे होंगे। तो स्पेसिफिक बोरिंग वो बोरिंग जो कि स्पेसिफिकली किसी क्वालिफाइंग एसेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए की जा रही है।
स्पेसिफिक बोरिंग पे जो भी बोरिंग कॉस्ट आए, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मार्कअप, ये कैपिटलाइज्ड होगा। इवन स्पेसिफिक बोरिंग पे कोई डॉक्यूमेंटेशन फी, कोई प्रोसेसिंग फी, कोई बैंक चार्जेस आ रहे हैं, ये भी कैपिटलाइज्ड होगा, एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। और सरप्लस फंड से जितना अनयूज या अनयूटिलाइज फंड होगा दैट इज कॉल्ड, सॉरी, स्पेसिफिक बोरिंग से जितना अनयूज या अनयूटिलाइज फंड होगा दैट इज कॉल्ड सरप्लस फंड, उसको इन्वेस्ट करके जो भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट इनकम या इंटरेस्ट इनकम आएगी उससे हम बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज से रिड्यूस या डिडक्ट कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।